वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय कृषि के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसमें टॉपिक्स वाइज देखेंगे। पहला टॉपिक देखेंगे कृषि। कृषि में क्या आता है, इससे कुछ जुड़े पॉइंट्स को देखेंगे और इससे जुड़े कुछ डेटा के भी देखेंगे हम लोग। और अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कृषि के आगत इनपुट्स खर्चे के बारे में देखेंगे। इसमें इससे जुड़ी कौन कौन सी खर्चे होते हैं, जैसे सिंचाई, उर्वरक, फर्टिलाइजर आदि होते हैं। और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत में मौसमी फसलें, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख फसलें, जैसे खाद्यान्न फसल, औद्योगिक फसल, पेय फसल, बागवानी फसल होती है। तो सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बारीकी से। और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित क्रांतियाँ, कृषि से जुड़े क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, अन्य क्रांतियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कृषि। कृषि बोलते किसको हैं? तो कृषि पेड़ पौधों की खेती तथा पशु पक्षियों का पालन पोषण ही कृषि के अंतर्गत आता है। और इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री, रेशम के कीड़ों का पालन, बागवानी, डेयरी आदि शामिल किया जाता है। और भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि को राज्य का विषय रखा गया है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कृषि राज्य का विषय है किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। और बाद में इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो कब शामिल किया गया? तो तीसरा संविधान संशोधन 1954 में। और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 55% कृषि पर निर्भर करते हैं। कुल जनसंख्या का 55% व्यक्ति जो हैं कृषि पर निर्भर करते हैं। और भारत के 46% भाग पर खेती होती है। अगर इसमें बंजर भूमि को भी शामिल कर दिया जाए तो 54% भूभाग जो है कृषि योग्य मानी जाएगी। आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट, योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है और प्रथम स्थान है अमेरिका है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा योग्य भूमि है और इसके बाद चीन, रूस और ब्राज़ील आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने वाले राज्य गुजरात, मणिपुर, मिजोरम आदि हैं। और अगला पॉइंट, कृषि योग्य भूमि की अधिकता वाले राज्य, मतलब जिसके पास कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी आदि है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कृषि योग्य भूमि में सर्वाधिक कमी वाले राज्य उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और हरियाणा आदि हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि की कमी है। आगे हम लोग देखेंगे कृषि योग्य भूमि में सर्वाधिक कृषि योग्य बेकार भूमि धारक, सबसे ज़्यादा बेकार भूमि जिनके पास है तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे भारत में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी मानसूनी तथा छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में मिलती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसूनी युवा भी बोला जाता है, क्योंकि भारतीय कृषि टोटली डिपेंड होता है मानसून पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि को ही क्या दिया गया था? प्राथमिकता दिया गया था। तो ये थे कृषि से जुड़े कुछ पॉइंट्स और डेटा। अब अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। अगला टॉपिक है कृषि के आगत इनपुट्स खर्चे को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? तो सिंचाई, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, पेस्टिसाइड आदि खर्चे जुड़े होते हैं। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे सिंचाई। सिंचाई इरिगेशन किसको बोलते हैं? तो खेतों में कृत्रिम ढंग से जल उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। और भारत के बृहद भाग में कृषि
वर्षा आधारित है, मतलब भारत में कृषि टोटली वर्षा पर आधारित है। और देश के विभिन्न भागों में सिंचाई के मुख्य साधन नहर, नलकूप, तालाब, अन्य स्रोत जैसे झरना, डोंग आदि शामिल किए जाते हैं। देखिए, नलकूपों तथा कुओं द्वारा 57% भाग सिंचित होता है और नहर द्वारा 27% और तालाब द्वारा 3.5% और अन्य साधन द्वारा 5% क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है। और नहर सिंचाई का सबसे ज़्यादा क्षेत्र यूपी में है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, बिहार आदि शामिल है। देखिए, नहर सिंचाई में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, देश में कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। इसके पास 97.8% क्षेत्रफल पर क्या है? सिंचाई की सुविधा है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधा है। और देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो मिजोरम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल क्रमशः कौन कौन सा राज्य का है? तो महाराष्ट्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये था बेसिक सिंचाई के बारे में। अगला देखेंगे हम लोग उर्वरक के बारे में। उर्वरक, फर्टिलाइजर। देखिए, फर्टिलाइजर कुल 3 तरह के होते हैं। पहला है केचुआ खाद, दूसरा होता है रासायनिक उर्वरक और तीसरा होता है जैव उर्वरक। इसके बारे में हम लोग देखेंगे पॉइंट्स वाइज। मतलब केचुआ खाद, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, इसमें एनपीके की मात्रा, एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कितना होता है? तो 2 से 3% और फास्फोरस की मात्रा 1 से 2% होती है। और पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो 1 से 2% होती है। अब रासायनिक उर्वरक में, केमिकल फर्टिलाइजर में, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मुख्य घटक होते हैं इसमें रासायनिक उर्वरक में। और इसमें यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और अमोनियम सल्फेट में 20.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। और जैव उर्वरक में देखिए, बायो फर्टिलाइजर में क्या होता है? जैव उर्वरक जीवित उर्वरक होते हैं, इनमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। तो जैव उर्वरक क्या होता है? जीवित उर्वरक होता है। और इसमें देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे दलहनी फसलों में राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। और नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया तथा अजोला फंड जो है जैव उर्वरक हैं, जो धान के खेत में प्रयोग किए जाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में। और फास्फोरस को कलेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेनिसिलियम बैसिलस। और पोटास और लोहा को घुलनशीलता के लिए तो बैसिलस एसिटोबैक्टर आदि को शामिल किया जाता है। तो ये थे जैव उर्वरक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, दलहनी फसलों में कौन जीवाणु पाया जाता है, कौन जैव उर्वरक पाया जाता है? तो राइजोबियम। इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसी में अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे उर्वरक में, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उर्वरक उपभोगी है। मतलब भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा उर्वरक खपत करती है। और उर्वरक उत्पादन में चीन एवं अमेरिका के बाद भारत का तीसरा बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। उर्वरक उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा नंबर पे है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, वर्तमान में सरकार जो है नीम लेपित यूरिया बाजार में उपलब्ध करा रही है। इससे नकली उर्वरक का उत्पादन रुकता है। और क्या होता है, खेत में नीम लेपित उर्वरक डाला जाता है तो पौधों को इसको देर से मिलती है, जिससे पौधों में अधिक लाभ मिलती है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो फरीदाबाद में है। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत में मौसमी फसल। तो भारत में मौसमी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है? खरीफ फसल आती है, रबी फसल आती है और जायद फसल आती है।
तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला हम लोग देख लेते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होती है? तो खरीफ फसल वे फसल होती है जिन्हें अधिक जल और वृद्धि करने के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। तो यह जून और जुलाई के शुरुआत में बोए जाएंगे और मानसून की समाप्ति अर्थात सितंबर अक्टूबर में काटे जाएंगे। मतलब जिस समय ग्रीष्मकालीन मौसम रहेगा उस समय इसको काटा जाएगा, और जिस समय वर्षा ऋतु रहेगी उस समय इसको बोया जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, मूंगफली, जूट, तंबाकू, दलहन आदि सब्जियों को भी शामिल किया जाता है। और ये थी खरीफ फसल के बारे में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल में क्या होती है? रबी फसल, रबी फसल वे फसलें होती है जो शीतकालीन में उपजाए जाते हैं, ठंडे के मौसम में उपजाते हैं और फसल तैयार होते समय उष्ण जलवायु की दशाएं होनी चाहिए। तो रबी फसलें शीतकालीन में उपजाए जाते हैं, ठंडे के दिनों में उपजाए जाते हैं। यह नवंबर दिसंबर में बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर दी जाती है। तो रबी फसलों में गेहूं, चना, तिलहन, जौ, मटर, सरसों आदि शामिल हैं। अब देखेंगे हम जायद फसल। जायद फसल क्या होती है? तो यह फसलें मार्च से जून के बीच उगाई जाती है। इसमें आते हैं मूंग, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जियां भी शामिल किया जाता है। तो ये भारत के मौसमी फसल के अंतर्गत आती है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, और काफी बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख फसलों के प्रकार। तो भारत में किन किन तरह का फसल पाए जाते हैं और उनको किन किन कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें आते हैं खाद्यान्न फसल, दूसरा आता है औद्योगिक फसल, तीसरा आता है पेय व बागवानी फसल और चौथा आता है नगदी फसल। तो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए खाद्यान्न फसल के अंतर्गत अनाज आते हैं, मोटे अनाज आते हैं और दाल भी शामिल किया जाता है। तो अनाज में क्या क्या शामिल होता है? चावल, गेहूं, और मोटे अनाज में क्या क्या शामिल होता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, और दाल में अरहर, उड़द, मूंग, चना, मसूर, अन्य दाल शामिल किए जाते हैं। तो खाद्यान्न फसल में मुख्य रूप से याद रखना है कि अनाज शामिल किया जाता है, मोटे अनाज शामिल किया जाता है और दाल भी शामिल किया जाता है। और औद्योगिक फसल में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, तिलहन आदि शामिल होता है। तिलहन के अंतर्गत क्या क्या आता है? मूंगफली आता है, तोरिया आता है, सरसों आता है, सूरजमुखी का आता है और सोयाबीन भी आता है। और अगला देखते हैं पेय व बागवानी फसल। तो चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, गर्म मसाले आदि शामिल होते हैं। तो बागवानी फसल में चाय, कॉफी, रबर आदि शामिल होते हैं। और नकदी फसल में देखिए नकदी फसल क्या होता है? नकदी फसल को व्यापारिक फसल भी बोला जाता है। यह कृषि व्यापारिक क्रियाकलापों हेतु की जाती है, जैसे रबड़, जूट, गन्ना, कपास, चाय, कहवा एवं तंबाकू भारत की प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। आगे हम लोग देखेंगे कृषि से जुड़े क्रांतियां को। तो कृषि से जुड़े क्रांतियां, पहले हम लोग देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति आई थी 1966-67 में, और हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में इसके जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में औसत तीव्र वृद्धि से है, जो अधिक उपज वाले बीज एवं रासायनिक खाद व नई तकनीकी के प्रयोग के फलस्वरूप आगे चलकर इसमें कृषि रसायन को भी शामिल कर लिया गया। तो हरित क्रांति किसके संदर्भ में है? तो तीव्र वृद्धि, औसत तीव्र वृद्धि, जो अधिक उपज वाले बीज और रासायनिक खाद शामिल किया जाता है, नई तकनीक भी शामिल किया जाता है, और इसमें आगे चलकर कृषि रसायन को भी शामिल कर लिया गया था। हम लोग देखते हैं हरित क्रांति के बाद द्वितीय हरित क्रांति माना जाता है। कब चलाया गया था इसको? तो 2006 को इसको माना जाता है द्वितीय हरित क्रांति को। इसमें क्या हुआ था?
तो हरित क्रांति का प्रभाव सिर्फ गेहूं और चावल के क्षेत्रों में मुख्य रूप से पड़ा था और 2006 में कृषि उत्पादों को दोगुना करने में उद्देश्य से नया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया जिसे द्वितीय हरित क्रांति बोला जाता है। इसमें पूर्वी भारत में कृषि विकास पर जोर दिया गया और इसमें मिट्टी के स्वास्थ्य के सुधार के सिंचाई एवं बीमा संबंधी कार्यक्रम, मूल्य संवर्धन और उत्पादन आदि पर भी जोर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे इससे और जुड़ी क्रांतियां कौन कौन सी आई थी। तो पहले आई थी श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति कब आया था, तो 1964 से 1965 में, और इसके जनक, इसके सूत्रधार किसको माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गया, जो आज भारत विश्व का सर्वाधिक बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो 1964-65 में श्वेत क्रांति लाया गया और इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और 1970 में क्या लाया गया था, ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था और भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे हम लोग देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति तिलहन प्रौद्योगिकी की मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया और भारत का तिलहन उत्पादन में तीसरा स्थान है, विश्व में तीसरा स्थान है। आगे हम लोग देखते हैं नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है और इसके जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। और भारत जो है दुनिया का चौथा बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है और समग्र मछली उत्पादन में शीर्षस्थ राज्य, मतलब सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कौन कौन से राज्य करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल आदि करते हैं। सागरीय मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य करते हैं, तो केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब करते हैं। और ताजे पानी की मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु आते हैं इसमें। आगे हम लोग देखेंगे इससे जुड़ी अन्य क्रांतियां कौन कौन सी आई थी। तो अन्य क्रांतियां आई थी भूरी क्रांति उर्वरक संबंधित थी, रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गा उत्पादन, और गोल क्रांति आलू उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि फल उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फसल एवं बागवानी से, ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहन से, और इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें समस्त क्रांति कृषि क्रांतियों को शामिल किया गया है, तो समग्र कृषि से संबंधित है। और संपर्क क्रांति तो गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, और कृष्ण क्रांति खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, और गोल क्रांति आलू से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।